हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे अध्याय 4। ठीक। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वेदों की संख्या। हमारे जो वेद हैं कितने प्रकार के हैं। ठीक। तो वेदों की संख्या कितनी हमारी 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है। तो कोई भी पूछेगा कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ओके, नेक्स्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार, ये 4 ऑप्शन देके कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इनमें से ऋग्वेद है। ठीक, हमेशा याद रखें। जिनकी रचना लगभग 350 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं क्या क्या है? ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ओके। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ओके। प्रार्थनाएं का उद्देश्य क्या था? कि ये प्रार्थनाएं विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रची गई है। महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से थे? देखो, 3 महत्वपूर्ण देवता थे, जैसे कि अग्नि, जैसे आग के देवता। इंद्र, इंद्र थे युद्ध के देवता। सोम, पेड़ पौधों जिसके खास पेय बनता था। ठीक है, इनके देवता सोम जिसे कहते हैं। वेदों की रचना। अब वेदों की रचना किस प्रकार से की गई थी? देखो, वेदों वैदिक वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ठीक है, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब इनको बोल बोल करके बिल्कुल कंठस्थ करवा देते थे। इनके रचयिता कौन कौन से हैं? अधिकांश सूक्तों में रचयिता पुरुष होते थे। ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ठीक। अब भाषा के बारे में पढ़ेंगे, क्या है भाषा। ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। आधुनिक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से यह थोड़ा भिन्न है। ठीक है, आजकल के जो कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है संस्कृत, उससे थोड़ा अलग है। ओके। मवेशी और मवेशी, घोड़े और रथ क्या कहते हैं इनमें देखते हैं। मवेशियों की प्रार्थनाएं। ठीक है, क्या होते थे कि ऋग्वेद में मवेशियों, बछड़ों, खास तौर पर कुशत, कुशत क्या होता है, और घोड़ों की प्रार्थनाएं शामिल है। ठीक। ये प्रार्थनाएं मवेशी की समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती थी। मतलब जो ये मवेशियों की जो प्रार्थनाएं होती थी, ठीक है, एक समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती थी मवेशियों के लिए। घोड़े का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? घोड़े को युद्ध में रथ खींचने के लिए उपयोग किया जाता था। लड़ाई में घोड़ों का महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि वे तेजी से दौड़ सकते थे। ठीक है, तेजी से भाग सकते थे। युद्ध में रणनीतिक लाभ दे सकते थे। मवेशियों की उपयोगिता क्या थी? मवेशियों की उपयोगिता हम देखेंगे कि मवेशी जीवन जीने के लिए कई अन्य पहलुओं में भी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, वे दूध दूध, खेती और अन्य कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण थे। ओके, कृषि कार्यों में मवेशी का उपयोग महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे हल जोतने और खेतों में काम करने के लिए आवश्यक थे। ओके। रथ, ये सारे आपको पॉइंट वाइज बताया जा रहा है। ठीक है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बताना, हम दे देंगे।
हाँ, रथ। रथ का क्या काम था कि लड़ाइयों में रथ बहुत अच्छी तरह से बनाए जाते थे और युद्ध के लिए तैयार रहते थे। रथों का उपयोग लड़ाई में दुश्मनों से लड़ने और उन्हें बंधक बनाने के लिए किया जाता था। रथों का निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियां उच्च गुणवत्ता की होती थी ताकि वे लंबे समय तक टिक सके। ठीक है, ताकि वे लंबे समय तक टिक सके। युद्ध और यज्ञ क्यों कराए जाते थे, क्यों क्यों होता था? तो देखिए, युद्ध के दौरान यज्ञ किए जाते थे जिनमें कुछ भाग अस्थाई सैनिक होते थे और कुछ हिस्सा पूरित सैनिक होते थे। ठीक है, कुछ लोग अस्थाई होते थे और कुछ लोग पूरित होते थे, मतलब कि पूरे होते थे। और यह यज्ञ का उद्देश्य युद्ध के लिए आवश्यक सभी वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र और आहार प्रदान करना था। ठीक है, तो युद्ध का उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा सभी आवश्यक सभी वस्त्र, शस्त्र और अस्त्र, इन सब का आहार प्रदान करना था। ठीक है, जैसे कि आज हम क्या नहीं, कपड़े तो हर कोई पहनता है। ठीक है, अस्त्र शस्त्र मतलब कि जितने भी प्रकार के जैसे कि परमाणु हो गया, हाँ, बंदूक हो गया, इन सब जैसे हथियार के लिए लड़ते थे। कुछ यज्ञ प्रमुख होते थे और तैयारी में प्रमुखता दी जाती थी। यज्ञ के अन्न और पशुओं के लिए आहुति दी जाती थी। ठीक है, जैसे जैसे चावल, गेहूं, ये सब की आहुति दी जाती थी, मतलब हाँ, यज्ञ में डाला जाता था। और जैसे बलि, बकरे की, ठीक है, बकरा हो गया और कोई जानवर हो गया, उन सब की बलि दे दी जाती थी। ठीक है, इसलिए युद्ध और एक कराए जाते थे। समाज में सेना क्या कहता है? समाज में सेना कहता है कि अधिकतर पुरुष युद्ध में भाग लेते थे, लेकिन उनके पास अस्थायी सेना का हिस्सा बनने का कोई स्थान नहीं होता था। सभाओं में लोग मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के मुद्दों पर सलाह मशविरा करते थे। वहां से चुने चुने हुए लोग प्रमुखता से युद्ध में भाग लेते थे और उन्हें उनकी बहादुरी और कुशलता के आधार पर चुना जाता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं, वर्गीकरण क्या है? लोगों के वर्गीकरण उनके काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक पक्ष के आधार पर किया जाता था। ठीक, किन किन के आधार पर? काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक पक्ष के आधार पर किया जाता था। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों को पहचानने के लिए विभिन्न शब्दों का भी उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए देखते हैं कैसे। राजन, राजन किन्हें कहा जाता है? राजा, जो युद्ध में नेतृत्व करता था। ठीक है, राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा राजा बनता था। ओके, अब देखो, कुशितल, जिनके वंशा वंशानुगत काम के आधार पर उनकी पहचान होती थी। कुशित कुश क्या कुशितल की पहचान उनके काम और सामाजिक भूमिका के आधार पर की जाती थी। ठीक है, रथकार, रथ बनाने वाले लोग, ये लोग रथ निर्माण की कला को निपुण होते थे। ठीक है, कला में निपुण होते थे और उन्हें उन्हें समाज में विशेष स्थान मिलता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।